शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। तो आज मैप के माध्यम से हम इंडिया के इतिहास को जानेंगे। हिस्ट्री में पार्टिकुलरली यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में जो शहर विकसित हुए थे, जो जो स्थान विकसित हुए थे और वो क्यों फेमस थे, इस बात को भी आज हम मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैप है, इसमें जो आप कलरफुल हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया बताता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा जो हिस्सा था, कहना चाहिए कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा भारत में है। इसका यहाँ के जो प्रमुख प्रमुख शहर हैं वो कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है सही जोड़ी के रूप में। तो ये भी एक मैप का ही हिस्सा यहाँ से बन जाता है, इसलिए हम इसको मैप के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सही जोड़ी में यदि हमसे पूछता है कि ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है, तो आप देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो है और उसी के किनारे से ये सिंधु नदी होकर के जा रही है। ठीक है, वहीं यदि हमसे पूछा जाता है कि कालीबंगन कौन सी रिवर के किनारे है, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं सतलुज नदी के किनारे है। वहीं यदि हमसे पूछा जाता है कि रोपड़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो रोपड़ जो है रावी के किनारे, हड़प्पा भी जो है रावी नदी के किनारे ही लोकेटेड था। इसके अलावा सतलुज नदी के किनारे आप देखेंगे बनावली भी लोकेटेड है, कालीबंगा भी लोकेटेड है, और भी कुछ कुछ शहर हैं महत्वपूर्ण। जैसे यदि हम गुजरात की तरफ में जाते हैं तो गुजरात के किनारे यदि कोई शहर लोकेटेड है, इसका मतलब ये है ये लोग समुद्र के माध्यम से व्यापार भी करते रहे होंगे। गुजरात में कौन कौन से शहर हैं, जैसे रोजड़ी है, धौलावीरा है, सुरकोतदा है, लोथल है, रंगपुर है और मेहगाम है। तो गुजरात के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में कौन सी जगह लोकेटेड थी, कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यदि हमसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान में है। ठीक है, वहीं यदि हमसे हड़प्पा पूछा जाता है तो कहाँ पर लोकेटेड है, वो हड़प्पा लोकेटेड है पाकिस्तान में। वहीं यदि हम बात करें कालीबंगन की, तो कालीबंगन राजस्थान में हो गया, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ हो गया हमारा पंजाब, और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है आलमगीरपुर। गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे पर ये लोकेटेड है। वहीं जो राखीगढ़ी की बात करें तो यमुना के थोड़ा सा ये पास में पड़ेगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट निकल कर के यहाँ पर आते हैं कि कौन से स्थान से कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें समुद्री व्यापार के मामले में, तो आप कौन से शहर का सिलेक्शन करेंगे, इस समुद्री व्यापार में कौन पार्टिसिपेट किया होगा। तो जाहिर सी बात है जो समुद्र के किनारे हैं उसी ने समुद्री व्यापार में पार्टिसिपेट किया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ये जो लोथल स्थान आप देख रहे हैं ना राजस्थान गुजरात में, ये जो लोथल था ये समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था। इसी को हम सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। इसलिए लोथल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैप में कहाँ पर लोकेटेड है और क्यों ये फेमस है, इसको हमें ध्यान से देखना है। इसके बाद यदि हम बात करें गुजरात में ही धौलावीरा की, तो धौलावीरा जो है अद्वितीय जल दोहन प्रणाली के लिए फेमस है, तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है। वहीं यदि हम बात करें राखीगढ़ी की, तो हम चलते हैं ऊपर, ये राखीगढ़ी है, कहाँ पर स्थित है ये, तो जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में लोकेटेड है। सिंधु घाटी का ये सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ पर अन्नागार मिला है, समाधि क्षेत्र है, नाली है, टेराकोटा की ईंटें हैं, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर मिली हैं। तो धौलावीरा को हमने देखे जलदोहन प्रणाली के लिए, लोथल को हमने देखे समुद्री व्यापार के लिए, ठीक है, जिसको हम सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। वहीं यदि हम बात करें कुछ और जगह की, जैसे कि गुजरात में ही सुरकोटदा है, ठीक है, गुजरात में
ये सुरकोटदा जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर घोड़े की हड्डियों का पहला हमें ओरिजिनल अवशेष मिला, वास्तविक अवशेष मिला है। इसके साथ साथ में यदि देखें हरियाणा में बनावली, ठीक है, देखते हैं कि बनावली यहाँ पर दिखाया गया है कि नहीं। तो ये हरियाणा में बनावली दिखाया गया है, राखी गढ़ी भी दिखाया गया है। तो ये जो बनावली है, बनावली बहुत ज़्यादा फेमस है, अरिय गलियों वाला एकमात्र नगर, ठीक है। जैसे जो एक्सल टाइप की संरचनाएं नहीं होती हैं, तो जो अरिय वाली गलियां हैं वो एकमात्र यहीं पर हमको देखने को मिली हैं। वहीं यदि हम बात करें आलमगीरपुर की, तो आलमगीरपुर वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं भारत के एकदम पूर्वी वाले हिस्से की तरफ पड़ रहा है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो सबसे पूर्वी जो जगह है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाती है आलमगीरपुर। इसके अलावा पाकिस्तान में जो स्थित मेहरगढ़ है, देखते हैं कि मेहरगढ़ यहाँ पर दिखाया गया है कि नहीं। अमरी, चन्हूजोदड़ो, कोटदी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गुमला, रहमान देहरी। तो मैप में आपको एक जगह नहीं दिखाई दे रही है, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसलिए फेमस है क्योंकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। अग्रदूत कैसे माना जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये शायद ज़्यादा से ज़्यादा किधर, पश्चिम वाले एरिया की तरफ लोकेटेड है, या फिर इधर से आप इस तरफ से शुरुआत करेंगे तो कहना चाहिए पहले पड़ेगा। इसलिए आप इसको ऐसे याद रखिए कि इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत मानते हैं। और सबसे यदि पीछे वाले हिस्से की बात करें, पूर्वी वाले हिस्से की तरफ, तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर शहर है। अब नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैप पर आधारित, वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप भारत का मैप देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट्स है, एरिया का नाम आपको बताना है कि कौन से नंबर पर कौन सा शहर लोकेटेड है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली नॉर्मल इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड और गहराई में मैप पर आधारित क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे गए हैं। यदि आप पूरे पिछले वर्षों का विश्लेषण यदि करें मैप पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है 1 नंबर शहर कौन सा रहेगा, 2 नंबर कौन सा है, ठीक है, 3 नंबर कौन सा है और 4 नंबर कौन सा है। तो देखिए जाहिर सी बात है, ये जो 1 नंबर है ये हो गया हमारा हड़प्पा, दूसरे नंबर में है मोहनजोदड़ो, तो एक में हड़प्पा है, दूसरे में है मोहनजोदड़ो, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका लोथल, और चौथे नंबर पे आ जाता है कालीबंगन राजस्थान में। तीसरे नंबर में जो आप जगह देख रहे हैं वो लोथल है, गुजरात में लोकेटेड है, और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, और पहले नंबर पे है हड़प्पा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैप को हमें थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं साइंस की तरफ और देखते हैं साइंस की प्रमुख न्यूज़ को। तो जो पहली खबर हम देखने वाले हैं वो व्हेल मछली से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम व्हेल मछली के बारे में थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देखने वाले हैं, जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। राइनोकोडन टाइपस इसका नाम रखा गया है, वैज्ञानिक नाम। फीचर्स की बात करें तो ये जो व्हेल शार्क्स होती हैं ये लार्जेस्ट शार्क मानी जाती हैं, एंड दे फीड ऑन प्लैंकटन एंड ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस। तो ये क्या काम करती हैं, ये जो प्लैंकटन होते हैं, प्लवक होते हैं समुद्र में, उनको खाने का काम करती हैं और लंबी दूरी ये तय करती हैं अपने फूड के लिए। वही हैबिटेट की यदि हम बात करें तो ये जो व्हेल शार्क होती हैं ये ट्रॉपिकल ओशियन में पाई जाती हैं। जो ट्रॉपिकल समुद्र वाला हिस्सा है, ट्रॉपिकल वाला एरिया है समुद्र का, वहाँ पर इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। कौन कौन से खतरों से ये जूझ रही हैं, जैसे कहीं पर ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग की जा रही है तो इससे इनका जो घर है वो नष्ट हो जाता है, वो एरिया इनका प्रभावित होता है। शिपिंग लाइन्स के चलते चलते भी इनका एरिया प्रभावित होता है। प्रोटेक्शन की यदि हम बात करें, IUCN रेड लिस्ट की इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, सिटीज़ में अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन वाला स्टेटस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे चलते हैं साइंस वाली न्यूज़ की तरफ कि साइंस में आखिर कौन कौन सी बातें बताई गई हैं व्हेल मछली से रिलेटेड। तो
340 टन की जो व्हेल स्पीसीज है वो 39 मिलियन साल पहले हुआ करती थी, रहा करती थी, ऐसा वैज्ञानिक स्टडी में हमें सामने निकल करके आया है। एक न्यूली डिस्कवर्ड की गई है पेरुसट पेरुस्टस क्लोसस, एक एंशियंट स्पीसीज है व्हेल की बहुत पुरानी प्रजाति की हम बात कर रहे हैं। इज थॉट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एनिमल्स ऑन रिकॉर्ड। इसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भारी थी, ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट रहा करती थी। एज पर द स्टडी पब्लिश इन द नेचर पत्रिका है, वहाँ पर इस चीज़ को प्रकाशित किया गया है। यदि हम इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि इसका साइज़ क्या हो सकता है, इसका वजन क्या रहा होगा, एक पार्टियल हमारे पास स्केलेटन है। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा बहुत ही हमारे पास इसका ढांचा मौजूद है, तो पार्शियल स्केलेटन है। राइवल दोस ऑफ द ब्लू व्हेल, ठीक है। तो ये राइवल किन के माने जाते थे, प्रतिद्वंदी किन के माने जाते थे, ब्लू व्हेल का प्रतिद्वंदी ये माना जाता है। विच वॉज प्रीवियसली थॉट टू बी द हैवीएस्ट एनिमल एवर टू एग्जिस्ट। उस समय में सबसे ज़्यादा यदि कोई हैवीएस्ट एनिमल था तो वो यही एनिमल था। यहाँ से जो रिसर्च में बातें निकल कर के सामने आई हैं उससे ये सजेशन मिलता है कि जो ट्रेंड है टुवार्ड gigantism in marine mammals may have begun earlier than previously thought। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग देखेंगे। गिगेंटिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है अनयूजुअल और एबनॉर्मल लार्जनेस को लेकर के। इतना बड़ा विशाल शरीर कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने ये नोट किया है कि ये जो एंशियंट व्हेल की स्पीसीज़ है इसने डिस्प्ले किया है हाईएस्ट डिग्री ऑफ बोन मास इंक्रीज नॉन टू डेट। उस टाइम में यदि सबसे ज़्यादा किसी हड्डी का विकास हो पा रहा था तो इसी की हड्डी का विकास हुआ है। एंड एडाप्शंस एसोसिएटेड विद शैलो डाइविंग। और इन्होंने क्या काम किया था, ये चीज़ कैसे करके आ सकती है, वो शैलो डाइविंग किया करते थे, इसके चलते चलते शायद इनकी हड्डियों का इस प्रकार से विकास हुआ है। ये जो मछली हमें मिली है वो कौन से एरिया से मिली है इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो अवशेष पाए गए हैं इस एनिमल के, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ मिला था, 13 वर्टेब्रे, 4 रिब्स मिले थे और एक हिप बोन मिली थी। इसको डिस्कवर किया गया था साउदर्न पेरू में एंड एस्टिमेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 39 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये जो मछली है आज से 39 मिलियन साल पहले जीवित रहा करती थी या फिर इतना साल पुराना इसका अवशेष है। ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये जो स्केलटेल्स का मास है, स्केलटेल्स का जो वजन है वुड बी 2-3 टाइम्स दैट ऑफ 25 मीटर लॉन्ग ब्लू व्हेल। नॉर्मली आप ब्लू व्हेल की लंबाई देखेंगे तो 25 मीटर तक ये लंबी हो सकती है। तो आप सोचिए 25 मीटर मतलब कितना ज़्यादा लंबाई रहती ब्लू व्हेल की। लेकिन उससे भी 3 से 4 गुना बड़ा साइज था इस मछली का, जो कि आज से 40 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती थी। द ऑथर्स एस्टिमेटेड दैट पी कोलोसस हैड ए बॉडी मास बिटवीन 85 एंड 340 टन। इसका वजन कितना हो सकता था, 85 से लेकर के 340 टन इसका वजन हो सकता है। तो ये जो एस्टिमेटेड बॉडी मास हम लगा रहे हैं कि बॉडी का आखिर इसका वजन कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो ये इक्वल्स है या फिर एक्सीड्स द बॉडी मास ऑफ द ब्लू व्हेल। एस्टिमेटेड जो बॉडी मास है या तो उसके इक्वल है या तो फिर उसको जो है क्रॉस भी कर जा रहा है।
एंड द न्यू स्पीसीज वुड चैलेंज द लेटर्स स्टेटस एज हैवीएस्ट एनिमल एवर टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है, दुनिया में अभी हम जो करंट अफेयर पढ़ते थे कि सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा भारी जीव कौन सा है, तो वो ब्लू व्हेल है, लेकिन अब ब्लू व्हेल की जगह में दूसरी व्हेल आ गई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं टीबी की बीमारी के उन्मूलन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो 2025 तक टारगेट रखा गया है कि सरकार टीबी मुक्त कर देगी भारत को, मतलब टीबी के 0 केसेस रहेंगे। 2020 में देखा जाए तो इंडिया ने रिनेम कर दिया था RNTCP को एज ए नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। पहले क्या चलता था, RNTCP चलता था। RNTCP को क्या बोल दिया सरकार ने, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बोल दिया। टू अंडरस्कोर इंडियाज गोल टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। सरकार ने ऐसा क्यों किया, ताकि जो गोल है उसको एक बार फिर से ध्यान में लाया जाए कि नहीं 2025 तक हमको टीबी को एलिमिनेट करना है। यदि हम नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 से 2025 की बात करें, द नंबर ऑफ स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट शुड हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 9 मिलियंस 2015 में हुआ करते थे, 5.8 मिलियन हो गए हैं 2022 में। तो टीबी का पता कैसे करके लगाया गया है, एक टेस्ट किया जा रहा है जिसको कहते हैं स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट। इसमें जो टेस्टिंग हुई है उसके माध्यम से ये पता चला है कि पहले 9 मिलियन केसेस हुआ करते थे, जो कि घट करके कितने मिलियन हो गए हैं, 5.8 मिलियन हो गए हैं 2022 में। वहीं यदि हम मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करें, इसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 40,000 इन 2015 टू 13.4 मिलियन इन 2022। मॉलिक्यूलर जो टेस्ट हैं उसको हम इंक्रीज किए हैं, 40,000 हुआ करता था 2015 में, इसको बढ़ा करके हमने 13.4 मिलियन कर दिए 2022 में। लेकिन 2022 में हम देखते हैं 77% ऑफ ऑल प्रिजम्पेटिव टीबी केसेस वर एग्जामिन्ड यूजिंग स्मीयर माइक्रोस्कोपी एंड जस्ट 23% विथ ए मॉलिक्यूलर टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो टीबी की जांच पड़ताल हम कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपी टेस्ट से केसेस कम आ रहे हैं, 23% लोग ही ग्रसित हो पा रहे हैं टीबी से। लेकिन वहीं यदि हम जब बात करते हैं स्मीयर माइक्रोस्कोपी से, तो वो स्मीयर माइक्रोस्कोपी से 77% केस के पता चल रहा है, और स्मीयर माइक्रोस्कोपी से कितना परसेंट पता चल रहा है, जस्ट 23% ही पता चल रहा है। और इसी को सरकार ने बढ़ा दी है, पहले 40,000 केस टेस्ट करते थे, तो इसको बढ़ा करके सरकार ने 13.4 मिलियन कर दी 2022 में। बात करी यदि हम स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी की, हैज़ अबाउट 50% सेंसिटिविटी। स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी की जो पोटेंशियल है, सेंसिटिविटी है, वो 50% होती है, एंड कैन नॉट आइडेंटिफाई रिफामेप्सिन रेजिस्टेंस लीडिंग टू मैनी मिस्ड केसेस। दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है कि स्मीयर माइक्रोस्कोपी से यदि कोई टेस्ट कर रहे हैं तो ये जो रिफामेसिन है, इसका रेजिस्टेंस है कि नहीं है, इसका पता नहीं लगा सकती है ये। 2014 के हिसाब से यदि हम देखें तो WHO की जो गाइडलाइन है, जीन एक्सपर्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट शुड बी यूज्ड एज एन इनिशियल डायग्नोस्टिक टूल। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि टीबी की जानकारी लेने के लिए, टीबी की बीमारी का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जीन एक्सपर्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं नेशनल टीबी प्रिवलांस सर्वे रिपोर्ट 2019-2021 कहती है कि लगभग 64% इन इंडिया डिड नॉट गेट टेस्टेड फॉर टीबी। तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही देख लीजिए कि आपका हर प्रकार का तो टेस्ट होता है, लेकिन आपका टीबी का टेस्ट नहीं होता है। तो पार्टिकुलरली ये काम किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा पहले से, खुद से ही, कितने टीबी के पेशेंट हैं, कितने टीबी के पेशेंट नहीं हैं। तो देखा जाए तो 64% लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हमारा तो कोई टीबी का टेस्ट ही नहीं हुआ है। वहीं यदि हम बात करें सब क्लिनिकल टीबी की, में शो नो सिम्टम बट मे बी इन्फेक्शन। कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं
जो सब क्लिनिकल टीबी के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो इन्फेक्शन उनको हो सकता है। इसी के चलते चलते जो है 2025 का जो गोल है उसको अचीव करना इतना आसान काम नहीं है। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रॉपिकल ट्रीज से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल ट्रीज स्पेशली डिटेक्ट ये करता है कि ऐसे पेड़ पौधे जो किस एरिया में उग रहे हैं, वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट या फिर वेट प्लेसेस में उग रहे हैं, वेयर इट कैन बी वेरी ड्राई, उनको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल ट्रीज। वहीं यदि हम बात करें डेंस रेन फॉरेस्ट की, द ट्रीज ग्रो वेरी क्विकली एंड आर वेरी टाल। जो डेंस रेन फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बिकॉज दे आर कम्पीटिंग विथ अदर प्लांट फॉर सनलाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अदर पेड़ पौधे से कंपटीशन करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलना चाहिए, क्योंकि एरिया कैसा रहता है? डेंस रहता है। तो इस प्रकार से जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, शुरू की जो दो पिक्चर है यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ट्रीज दिखाए गए हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में किस प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर खजूर है, छींद है, इस प्रकार के पेड़ पौधे ही आपको देखने को मिलते हैं। तो जो ट्रॉपिकल ट्रीज है, इससे रिलेटेड एक स्टडी सामने आई है। ट्रॉपिकल ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो फार्दर अपार्ट। ट्रॉपिकल ट्रीज में पेड़ पौधों की ग्रोथ कैसे करके हो रही है, इसको लेकर के यहाँ पर हमें स्टडी देखने को मिली है। एक नई स्टडी ये कहती है कि जो ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं, डिस्टेंस देमसेल्वेस फ्रॉम मेंबर ऑफ देयर आउन स्पीसीज। उनकी खुद की स्पीसीज से ये थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखते हैं, मोर देन दे डू अदर स्पीसीज। अदर स्पीसीज की तुलना करें और उनकी खुद की स्पीसीज से यदि तुलना करें तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस देखने को मिलती है, ऐसा एक नई स्टडी में पता चला है। ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज एग्जिस्ट एट डिस्टेंस farther apart than would be expected by chance or the limit of seed dispersal। कितनी डिस्टेंस पर ये पाए जा सकते हैं, इसका यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख किया जाता है। तो जब हमें ऐसा लग रहा था कि एक जो पौधा है वो यहाँ पर उगा हुआ है, इसीज की जो स्पीसीज है थोड़ी से पास में मिलना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। बल्कि इसके विपरीत में हम ये देख रहे हैं कि एक पौधा तो ये यहाँ पर उगा है नेचुरली तौर पर, और दूसरा है 500 मीटर, 1 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा की दूरी पर वो लोकेटेड है। इससे ये पता चलता है कि किसी न किसी कारण से उसका जो बीज रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह गया है, और ये जंगल में नेचुरल तरीके से हो रहा है। और इसी से जो जंगल होता है उसमें हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती, मतलब विविधता देखने को मिलता है। और ये अच्छी बात है, भले ही जो है एक ही स्पीसीज़ के जो पेड़ पौधे हैं एक ही जगह पर ना मिले, लेकिन यदि दूर दूर वाले एरिया में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सीड डिस्पर्सल हुआ है। और इसका मतलब ये है जो ट्रीज़ हैं वो विविधता ला रहे हैं, विविधता लाने की भी अपने आप में उनकी एक खास बात होती है। इसके बाद एक एंजाइम की यहाँ पर बात करी जाती है कि एंजाइम को आइडेंटिफाई किया गया है एज पोटेंशियल एंटी डायबिटिक टारगेट। एंटी डायबिटिक टारगेट की इसकी कैपेसिटी है। यदि किसी को डायबिटिक हुआ है, ठीक है, उसको यदि ट्रीटमेंट करना है तो ऐसे एंजाइम की पहचान अब की जा चुकी है। द होस्ट डेराइव्ड DPP4 इज एन इम्पॉर्टेंट थेरापेटिक टारगेट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। यदि किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी हुई है, उसको मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए जो एंजाइम है वो क्या है? DPP4 है। गट माइक्रोबायोटा में कंट्रीब्यूट टू DPP4 लाइक एक्टिविटी इन होस्ट, but it was not known which gut bacteria produced DPP4 isozyme or what effect microbiota derived DPP4 may have on host health।
कहाँ से ये मिलेगा और क्या ये असर डालेगा, इसके बारे में पहले ज़्यादा जानकारी हमको नहीं थी। रिसर्चर लोगों ने डेवलप किया है एक प्लेटफार्म जिसके माध्यम से वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं माइक्रोबियल होस्ट एंजाइम्स को फ्रॉम ह्यूमन एंड माउस माइक्रोबायोटा एंड आइडेंटिफाई D44 विच वाज एक्सप्रेस्ड बाय साइंटिफिक बैक्टीरियोसाइड स्पीसीज। यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है वो टाइम पीरियड का फिर से एक बार टर्म हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बहुत बार हम देखते हैं कि ईस्वी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ईसा पूर्व का प्रयोग किया जाता है। यदि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं तो इससे टाइम पीरियड, इससे यदि पहले का टाइम पीरियड जब भी बोला जाएगा तो हम इसको बीपी बोलते हैं, बिफोर प्रेजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बिफोर प्रेजेंट की ही बात करी गई है। पार्टिकुलरली यहाँ पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की उत्पत्ति से रिलेटेड इतिहास बताया गया है, रिसर्च की गई है कि कितना पुराना ये इसका इतिहास हो सकता है। एक होता है बीसी और एक होता है बीसीई, ठीक है। तो बीसी हम किसको बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो टाइम चीज़ें हैं वो बिफोर क्राइस्ट के अंतर्गत आती हैं, उसको हम बीसी ही बोलते हैं। एक होता है एनो डोमिनी या फिर जिसको आप कॉमन एरा बोल रहे हैं, ईसा मसीह के बाद, जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो ईस्वी के अंतर्गत ऐड करी जाती हैं। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने इंडो यूरोपीय परिवार में भाषाओं के कालक्रम और विचलन के लिए एक नई रूपरेखा प्रस्तुत किया है। यहाँ पर बताया जाता है कि इंडो यूरोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं, एक भाषा दूसरी, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, तो इसका इतिहास कितना हो सकता है। तो इसकी उत्पत्ति को लगभग आज से कितने साल पहले का बताया जाता है, 8300 साल पहले की बताई जाती है। इससे ये भी पता चला है कि भाषाएं सबसे पहले काकेशस के दक्षिण वाले एरिया में उठी थी, ठीक है। ये जो काकेशस, जैसे कि तो काकेशस का जो साउथ वाला हिस्सा है यहाँ पर इनका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद फिर पूरा का पूरा जो यूरोप और एशिया वाला हिस्सा है, कुछ हिस्सा यूरोप का आ गया, कुछ हिस्सा एशिया का आ गया, इधर से इसका फैलाव होते जाता है। इस प्रकार से इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का विकास होता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। तो इसके पहले का जो हमारा कहना चाहिए अभियान था वो फेल हो गया था, चंद्रयान 2। हम अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे। तो सरकार ने एक बार फिर से चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट बनाया था और इसको 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ रोचक तथ्य यदि हम देखें, 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा, 2019 में चंद्रयान 2 भेजा और चंद्रयान 3 को हम भेजें 2023 में। कुल मिलाकर के चांद के बारे में थोड़ा सा हमें रिसर्च और स्टडी करना है, इसके प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत है। तो इसरो ने अपनी अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। 3 को सफलतापूर्वक हमने अंतरिक्ष में भेज दिया है और अभी बताया जा रहा है कि वो चंद्रमा की कक्षा में घूमने भी चालू कर दिया है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरे नंबर का चांद मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में घोषणा किया था कि लैंडर का EMI-EMC परीक्षण सफल रहा है। तो EMI-EMC विद्युत चुम्बकीय टेस्टिंग होती है। इस परीक्षण के दौरान लैंडर की जांच करी जाती है कि क्या उसका संचालन आसपास के वातावरण में EM हस्तक्षेप पैदा कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय जिसको हस्तक्षेप बोलते हैं। वहीं यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें कि आखिर हम इसको भेजे क्यों हैं, तो इसका जो मूल उद्देश्य यही है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है ना, अभी तक वहाँ कोई कंट्री गया नहीं है, अभी भी लोगों के लिए वो रहस्यमय बना हुआ है। तो सरकार इस चंद्रयान को उसी एरिया में भेजना चाहती है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरे नंबर का मिशन है और जुलाई 2019 के 2 के कहना चाहिए इसका ये फॉलोअर है।
जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। चंद्रयान 3 के टोटल वजन की बात करें तो 3.9 टन है, और चंद्रमा का जो हम अध्ययन करते हैं वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। देखिए, इस अभियान के अंतर्गत भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा, ठीक है, और इसमें एक रोवर भी रहने वाला है जो चंद्रमा की धरती पर उतरेंगे। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन मतलब धरती के 14 दिन के बराबर होता है। देखिए, इस बार जो हम इसको भेजे हैं वो कहाँ से भेजे हैं, 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उसको भेजा गया है। इसमें हमने एक लैंडर रखे हैं और एक है प्रपल्सन मॉड्यूल और एक तो हमने रोवर रखे हैं। यही इसकी विशेषता है जिसको आप देख सकते हैं। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड हमने क्यों लगाए हैं? इसका उद्देश्य है चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को समझना है। इस पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का भी हम पता लगा सकते हैं, उसका टेम्परेचर कितना रहता है, इसके अलावा वहाँ की सतह में प्लाज्मा में जो चेंजेस आते हैं, और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए सारी चीज़ें हमने भेजी हैं। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसको हम स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहते हैं, सेप बोलते हैं। सेप ऐसा क्यों है कि सेप की ज़रूरत क्यों है हमको? ताकि परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण किया जा सके, संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की भी खोज किया जा सके, इसलिए हम इसमें सेप लगाए हैं। पिक्चर देख सकते हैं कि लैंडर पेलोड कैसा दिख रहा है, CHASTE कैसा है, ILSA कैसा है, रोवर पेलोड कैसा दिख रहा है, LIBS कैसा है, सेप जो लगाए हैं वो कैसा दिख रहा है। तो ये सारे उपकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। चंद्रयान 2 में हमने 2 सोलर पैनल लगाए थे, लेकिन चंद्रयान 3 में लैंडर में हमने 4 तरफ सोलर पैनल लगाए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसकी लाइफ को ये बढ़ाएगा, ज़्यादा टाइम पीरियड तक ये रुक पाएगा। इसमें हमने एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक एक नया उपकरण लगाए हैं जो लैंडर की गति का माप करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम छोड़ेगा। वहीं देखा जाए चंद्रयान की जो यात्रा लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है। 23 अगस्त 2023 को इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित करी गई है। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस मतलब पृथ्वी के 14 दिन के बराबर का होगा, क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं। और जो हम लैंडिंग कराने वाले हैं वो एरिया कौन सा है, वो है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। ये पिक्चर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद पिक्चर में जो आपको लेपर्ड दिखाई दे रहा है ये पाया गया है मानस टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देखने वाले हैं। तो असम का मानस नेशनल पार्क, नॉर्मली हमें ऐसा लगता था कि ये खाली जो हाइट वाला एरिया है वहाँ पर ही हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ कुछ इसकी खास बातें हैं, जैसे कि यदि हम इसके वितरण की बात करें, द मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल नेपाल से लेकर के पेनिसुलर मलेशिया, सुंडा आइलैंड, सुंडा का जो क्लाउडेड लेपर्ड होता है उधर तक इसके एरिया का फैलाव है। और ये नेटिव माना जाता है बोर्नियो एंड सुमात्रा का। यदि हम बात करें मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड की, तो इसको टैग किया गया है, इसको कैटेगरी में डाला गया है एज IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत। तो वल्नरेबल की कैटेगरी में इसको डाला गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में, एंड इज कंसिडर्ड एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये तेजी के साथ में ख़त्म होने वाली प्रजाति की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है बेनिफिशरीज को गोधन स्कीम के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र बघेल ने सैटरडे के दिन ट्रांसफ़र किया है ऑनलाइन मोड के माध्यम से 15 करोड़ रुपया जो गोधन न्याय योजना के बेनिफिशरी हैं, लाभार्थी हैं, उनको। बघेल का कहना है इस स्कीम के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, ये सेल्फ रिलायंट हुई हैं। इसके साथ साथ में जो फार्मर का जो इंटरेस्ट है केटल रेयरिंग में वो बढ़ा है, मतलब अब जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालने लग गए हैं। यदि हम बात करें ऑफ द 15.2 करोड़, इसमें से 5.6 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किया गया है टू अकाउंट ऑफ कैटल रियरर्स इन ल्यू ऑफ काउ डंग सोल्ड बाय देम इन गौठान। ये क्या काम किए हैं, अपने गोबर को बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो गोबर को बेचा गया है वो पैसा कितना है, 5.6 करोड़ रुपया। 9.69 करोड़ किसको दिया गया है, गोठान कमेटी को दिया गया है एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंक टू गौथान्स अंडर द स्कीम के बारे में यदि हम बात करें, इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने जुलाई 2020 में स्कीम को लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या होता है, गाय का जो गोबर है इसको खरीदा जाता है 2 रुपया पर केजी के हिसाब से गौठान में एंड यूज टू प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट। सरकार क्यों खरीद रही इसको, ताकि वो वर्मी कंपोस्ट बना सके और फिर वर्मी कंपोस्ट को वो बेच सके।